नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही का आलम है। पाकिस्तान की 1/3 आबादी इस वक्त दाने दाने को मोहताज है। घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, शहर, गांव सब पानी में डूब चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर आसमान से लगातार आफत बरस रही है और बड़ी बात है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान की याद आई। जब लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तब पाकिस्तान की सरकार में बैठे लोग भारत से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा, दूसरी बातें बाद में देखी जाएंगी, इस वक्त तो खाने की जरूरत है, सब्जियों की जरूरत है। भूखे मरने से बेहतर है पाकिस्तान भारत से मदद ले। हिंदुस्तान से सब्जियां मंगवाए, गेहूं मंगवाए, जिससे कम से कम लोगों का पेट भरा जा सके। पाकिस्तान की जो हालत है उसे देखकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, पाकिस्तान के लोगों के साथ संवेदना जाहिर की, ऊपर वाले से पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए दुआ की। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर फॉर्मली कोई मदद नहीं मांगी है, इसलिए मोदी ने मदद के बारे में कुछ नहीं कहा। अब पाकिस्तान की सरकार के मंत्री अपनी ही सरकार से, अपने ही प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि भारत से मदद मांगने में गुरेज ना करें। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं, लोग किस हद तक परेशान हैं, बारिश ने पाकिस्तान में कैसा कहर बरपाया है। जो जिंदा हैं उन्हें खाना नहीं मिल रहा, जो मर गए उन्हें दफनाने के लिए 2 गज सूखी जमीन नहीं मिल पा रही। घर बह गए या गिर गए और कब्रिस्तानों में पानी भरा है। सरकार और फौज राहत के कामों में लगी है, लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी है और पाकिस्तान की माली हालत वैसे ही बहुत खराब है। पाकिस्तान की गरीबी में आटा कैसे गीला हो गया और कितना गीला हो गया, यह आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो खौफनाक तस्वीरें दिखाता हूं जब बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया। लोगों की चीखें आपके कलेजे को चीर देंगी। क़यामत तक क़यामत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या पाक परवरदिगार, या अल्लाह तबाही दाऊ गोरा तबाही तबाही क़यामत तक क़यामत। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्वात वैली की है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से एक तरफ पानी का सैलाब आया, दूसरी तरफ से लैंडस्लाइड हुआ और सड़क पर जो गाड़ियां थी वो कुदरत के कहर के बीच फंस गई। किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। जो लोग दूर से इस दिल दहलाने वाले मंजर को देख रहे थे, जब उन्होंने एक बस को खाई में गिरते देखा तो उनके मुंह से चीखें निकल गई। क़यामत तक क़यामत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के लोग कितने बुरे हालात का सामना कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान में कुल 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहदी सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा, और चारों के चारों सूबे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस वक्त 1/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है, यानी पाकिस्तान के 33% इलाके में पानी भरा हुआ है। पाकिस्तान की करीब 3.5 करोड़ आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। ये संख्या इतनी है जो श्रीलंका की जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलीजुली आबादी से भी ज्यादा है। करीब 3.5 करोड़ लोगों का घर बाढ़ में या तो टूट गया है या सैलाब में बह गया है। जिनके घर टूटे नहीं, पानी में डूब गए हैं। सरकारी फिगर्स बताते हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक इस बाढ़ से पाकिस्तान की करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सड़कें सैलाब में बह गई।
157 ब्रिजेस, पुल ऐसे हैं जिनका नामो निशान मिट चुका है। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा रेल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। लोगों की आंखों के सामने उनके घर पानी में समा रहे हैं, लेकिन किसी के बस में कुछ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर। बदल गोफर ऐसी शीरा हो गया, कैसी से दुई शीर गया हुआ। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। लोगों के पास जो खाने पीने का सामान था वो बाढ़ के पानी में बह गया और सरकार के पास स्टॉक नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बारिश का पानी तो उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी, क्योंकि बाढ़ के कारण पूरे पाकिस्तान में 20 लाख एकड़ में खड़ी फसल डूब गई है। यानी जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो अगले साल तक पाकिस्तान के पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान में अनाज, फल और सब्जियां नहीं है। इसीलिए आलू, प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियों के दाम 2 दिनों के अंदर 5 गुने तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान में टमाटर और प्याज इस वक्त 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की दर पहले ही 20% से ज्यादा थी। अब इस बाढ़ के कारण हालत और खराब हो गई है। लोग खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। ये बात खुद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल चैनल पर कबूली है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो तो अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस वक्त दूसरी बातें सोचने से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम को खाना देने पर फोकस करना चाहिए, और इसके लिए इंडिया से मदद लेनी पड़े तो इसमें भी गुरेज नहीं करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वो आम जनता को राहत देने के लिए हिंदुस्तान से सब्जियां मंगाना चाहते हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, और हम उनमें से नहीं है जो डिनाई करें। मैं समझता हूं कि बहुत महंगाई है, और मैं सचमुच बड़ा शर्मिंदा हूं मेरी कौम के सामने कि अभी तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर ऊपर से जो ये फ्लड्स की वजह से महंगाई हुई है। आपने को मैं ये बताने लगा हूं कि 50 रुपए का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपए का हो गया, टमाटर 300-400 रुपए के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियां ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं कि मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी शॉर्टेज है और थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो फार्मर्स को कमाने दें, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की प्राइसेस हो गई हैं और जिस किस्म की शॉर्टेज हमको लेना चाहिए। असल में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद आया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का हाल देखकर पाकिस्तान की जनता के साथ हमदर्दी जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ट्वीट किया था कि भारत इस मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी देश से पूरी हमदर्दी रखता है। वो बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उन्हें मुश्किलों से जल्द राहत मिले। और मोदी की बात सही है कि पाकिस्तान में बाढ़ का संकट इतना बड़ा है कि उसके सारे रिसोर्सेज, फौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ मिलकर भी बाढ़ के प्रभावित लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब से इस तरह घिरे हैं कि उनके लिए कहीं आना जाना नामुमकिन है। और मुश्किल यह है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि बाढ़ में फंसे लोगों के लिए टेंट्स का भी इंतजाम कर सके। हालात इतने खराब हैं कि अब लाशें सड़ने लगी हैं। जिन लोगों की नेचुरल डेथ हो रही है उन्हें दफन करने के लिए सूखी जमीन नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा मदद जुटाने की जिम्मेदारी दी है।
आज बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर पूरी दुनिया से मदद की अपील की। कहा कि उनके मुल्क को फौरी तौर पर कम से कम $16 करोड़ यानी करीब 13 अरब रुपए की मदद चाहिए। अगर ये मदद न मिली तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। 33 मिलियन पीपल, वो उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूं आपके लिए। श्रीलंका का पॉपुलेशन से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। पार्टीशन के वक्त 33 मिलियन तक अब कोई नजदीक तक नहीं पहुंचे। द शेयर साइज एंड स्केल ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज पीपल, और ये बेघर हो चुके हैं, इनके घर टूट चुके हैं, उनके गांव डूब चुके हैं। हमारे मुल्क में उतने टेंट्स नहीं हैं, ना ही हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम फौरन वो टेंट्स इतना जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। मसला हमारा इस वक्त ये है कि जो मुतासर अफराद है उनका तादाद इतना ज़्यादा है कि हमारा टेंट्स कम पड़ रहे हैं, हमारा दवाइयाँ कम पड़ रहे हैं, हमारा खाने पीने के अशिया कम पड़ रहे हैं। तो there's a discrepancy in the perception। जो लोग समझते हैं कि इतना सारा सामान है तो ये इनको क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि कोई ज़रूर दरमियान में चोरी कर रहा होगा। एक्चुअल हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है जो मुतासर अफराद हैं उनका तादाद इतना ज़्यादा है कि सामान कम पहुंचता, सामान कम है और तादाद इतना ज़्यादा है। मसला हमारा ये है कि अगर हज़ारों लोगों को टेंट्स की ज़रूरत हो और आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टेंट्स होंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन हकीकत यह है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो हमारे ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो मुतासिर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास अमदाद है वो कम है। और यही वजह है कि आज हमने ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है ताकि यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर स्टेट्स हमें इस मुश्किल घड़ी में मदद कर सकते हैं। बिलावल की बात सही है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा घर बह चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ 5 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उसे देखकर आर्मी चीफ का सब्र भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने आवाम से मदद की गुहार लगाई, दूसरे मुल्कों में बसे पाकिस्तानियों से मदद भेजने की अपील की, दूसरे देशों से पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की बात कही। जनरल बाजवा ने कहा जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि उजड़े हुए लोगों को दोबारा बसाने में 10 साल लग जाएंगे। चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। एक फौजी आमतौर पर इस तरह की निराशाजनक बातें नहीं कहता, लेकिन अगर पाकिस्तान का जनरल ये बात कह रहा है,
आर्मी चीफ ये बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किलात कितनी बड़ी होंगी। ये सही है कि पाकिस्तान का करीब 40% इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में बह गया है, बर्बाद हो गया है। इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के नागरिक भी हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद पाकिस्तान की जनता की उम्मीदें भारत से बहुत बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की पब्लिक खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही है और लोग मोदी से मदद मांग रहे हैं। बड़े लीडर के तौर पे जो है ना वो मोदी जी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दी है, है। लेकिन एंड पे अगर एक लाइन थोड़ी सी और ऐड कर देते ना कि हम इंश्योर करते हैं कि इंडिया को जितना पॉसिबल हो सका हम भी जो है ना वो थोड़ा हेल्प आउट करेंगे, ये अगर जुमला लिख देते ना तो बहुत ज्यादा मजा आता। लेकिन फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस चीज को जो है ना वो अपने नोटिस में लिया, लेकिन आगे जाहिर बात है आगे जाके जो है ना वो इंडिया जरूर हेल्प आउट करेगा इसके ऊपर। इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो इन्होंने किया कि बंद की ट्रेड या जो भी, वो भी एक बहुत गलत फैसला है भाई। आज भी अवामी प्रेशर पे था यार, वो भी अवामी प्रेशर आज भी हम उसको भाई गलत ही बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त सब्जी की इतनी किल्लत है भाई पाकिस्तान में। आप यकीन माने कि हमारी तिजारत इंडिया से खुली होती और वहां से डायरेक्ट ये चीजें यहाँ पर भाई इम्पोर्ट होती तो हमें कितनी आसानियां होनी थी। टमाटर, प्याज, सब्जियां वगैरह सबसे ज्यादा इनकी अब किल्लत हो रही है। मेरा ख्याल पॉलिटिक्स को इंसानियत से अलग होना चाहिए। जो अगर नरेंद्र मोदी ने ये दिया है तो इट्स अ गुड जेस्चर एंड इट शुड बी टेकन एज अ गुड जेस्चर। बिल्कुल सही, ठीक है, वो अच्छी बात है। हेल्प करे आई थिंक लेनी चाहिए, क्योंकि वो एक देखें कि आपका पूरा मुल्क डूब गया है। सही बात है, पूरा मुल्क आपके बुरे हालात हैं। मैं तो अगर वो कर रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं, आवाम तो सारी वो एक ही है। हम मेरा ख्याल उनको लीडर शायद बेहतर रहे हैं, उनके एक वो पॉलिसी का तनासब रहा है। उनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के चेंज होने से नहीं चलती। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक गवर्नमेंट आई है तो दूसरी गवर्नमेंट आई है, वो कहते हैं जिसकी तख्ती हटा दो मेरी लगा दो, ये प्रोजेक्ट बंद कर दो। अब मेरी अगर एक पसंद नापसंद हो सकता है, मैं एक को पसंद करता हूँ, बहुत सारे उसको नापसंद। बिल्कुल सही बात है, हर बंदे की इंडिविजुअलिटी है, हर बंदे की अपनी सोच है उसकी। इस वक्त पाकिस्तान में करीब 3.5 करोड़ लोगों को मदद की जरूरत है। उन्हें 2 वक्त की रोटी, सिर छुपाने के लिए टेंट, कपड़े और दवाएं चाहिए। ये लोग रोटी के लिए पाकिस्तान की फौज की गाड़ी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खिलाने के लिए न अनाज है, न खरीदने के लिए पैसा है। दूसरी तरफ मुश्किल यह है कि जिन इलाकों में पानी नहीं भरा है, जिन शहरों में हालात थोड़े ठीक हैं, वहाँ सब्जी और दूध की सप्लाई बंद हो गई है, इसलिए खाने पानी की चीज़ें की कीमतें कई गुना बढ़ गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर अफसोस जताया, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने भारत से सब्जियां मंगाने की बात की, तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत को भारत की मदद लेने में गुरेज नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आज शाम को आया है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। एक ट्वीट देखने को तो 3-4 लाइंस की लगती है, लेकिन आपके दिल को एक अजीब किस्म की वो मिलती है कि यार मतलब मेरे पड़ोस के लोग जो हैं कंसर्न्स है कम से कम मेरे इस हालात से, और एटलीस्ट वो चलो कुछ और नहीं दुआ कर रहे हैं हमारे लिए गुड विशेस रखते हैं, तो अच्छा लगता है। वेजिटेबल्स वगैरह की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हुई हैं। यानी प्याज इस वक्त 500, 400, 300 से लेके 600 रुपए पर केजी प्याज मिल रहा है। आपको पता है बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है और हम एशियंस तो उसका बहुत हर हांडी में वो डलता है, जो मर्जी आप पकाएं, दाल पकाएं या कुछ और पकाएं उसमें डलता है बिल्कुल। साथ में टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीजें हैं। तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें और हिंदुस्तान से ये चीजें मंगवाएं, क्योंकि वहां पे फसलें तबाह नहीं हुई, इस तरह का फ्लड नहीं आया। पाकिस्तान की ऑलरेडी तबाह हो चुकी है और दूसरा हमारे पास अफगानिस्तान या फिर ईरान है, तो ज्यादा चीज फिर अफगानिस्तान से आया करती थी इस तरह की, तो वहां पे भी काफी नुकसान हुआ। इस वजह से ये बातें हो रही है कि आप खोल के और ये मतलब ले क्या है इसमें, मतलब इसमें बड़ा छोटा क्या मसला है आप लोगों को। पाकिस्तान के हुक्मरान भी समझते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो लोग शहरों में हैं जहां पानी नहीं है वो हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बारिश बंद हुई है
लेकिन लोगों के पास मदद पहुंचाने में बहुत मुश्किलात सामने आ रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस सैलाब से पाकिस्तान के जितने लोगों पर असर पड़ा है उतने लोग तो मुल्क के बंटवारे के वक्त भी प्रभावित नहीं हुए थे। जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका तो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए हम निकल सके। जहां तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है, हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है। सिर्फ ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं, पूरा सूबा हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है इस वक्त। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, अब पहाड़ी इलाका है, और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ। लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आके गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ जाता है। और आपका जो रेस्क्यू का फेज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज़ आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक हम लो लाइंग सूबे हैं वहाँ ड्रेन आउट करे तो कहाँ करे, हर तरफ पानी ही पानी है। सो पानी एक दो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे। ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूँ कि मानसून का लफ्ज़ इसको जस्टिस नहीं करता। ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था। हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं, कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं, अभी तक गाँव को, गोटों को, गाँव को हम इवैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में बर्बादी का आलम कैसा है? पाकिस्तान पर ऐसी आपदा कभी नहीं आई, ये बात सही है। हर तीसरा पाकिस्तानी बाढ़ की चपेट में। मैं कुछ फिगर्स आपको बताता हूं। पिछले 30 साल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल एवरेज 134 मिलीमीटर बारिश होती है, 134 मिलीमीटर। लेकिन इस बार अब तक 380 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी 2.5 गुने से ज्यादा। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मुसीबत है क्योंकि वहां 30 साल में बारिश का एवरेज हर साल 130 मिलीमीटर है, 130 मिलीमीटर। लेकिन इस बार 6 गुना से ज्यादा बारिश हो चुकी है, इसलिए बलूचिस्तान तबाह हो गया है। चूंकि हालात बहुत खराब हैं, इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से मदद के लिए अपील कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत से मदद सबसे जल्दी मिल सकती है। दोनों देशों के बीच में रेलवे और सड़क की कनेक्टिविटी मौजूद है, जिससे भारत बहुत आसानी से पाकिस्तान को सामान भेज सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल चाहते हैं कि इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाए, कम से कम सब्जियां ही मंगा ली जाएं। लेकिन मिफ्ता ने कहा कि पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों से भी बात चल रही है और जल्दी ही मदद मिलने की उम्मीद है। टर्की है, ईरान है, हम उनसे भी लेंगे, दुबई से भी हम ट्रांजिट करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों में, आज हमने कल रात को कॉमर्स सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, दीगर लोगों से बात हुई है, कल रात से ये काम शुरू हो गया है और प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी हो गया है। और इंशाल्लाह 1-8 दिन के अंदर हम ये सबरी अप्रूव कर देंगे और दीगर ममालिक से जो है वो सब्जी वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे, बिलखुसूस प्याज एंड टमाटर वगैरह, ताकि इनकी जो प्राइसेस हैं उस पर थोड़ा ठहराव आ सके। मैं ये बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपकी कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं अफसोस कर रहा हूं और मैं माजरत कर रहा हूं मेरे भाइयों से, बहनों से। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से हमने डिफॉल्ट बचाया है। आप देखें कि श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, ये इमरान खान की गलत पॉलिसी की वजह से, ये जो 20,000 अरब रुपए आपने 4.25 साल के अंदर डेट जमा करी है, 80% जो 70 साल में हुई थी, ये जो आपने गलतियां करी हैं, जो टैक्स कम कलेक्ट किया है, जो आपने दीगर और मसाइल किए हैं, उसकी वजह से, सर्कुलर डेट वगैरह की वजह से जो महंगाई आज आई है, अल्लाह ने चाहा तो इसको भी काबू पा लेंगे। पाकिस्तान का खजाना खाली है, मुल्क दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए सऊदी अरब, यूएई और चाइना ने कुछ मदद दी थी। पाकिस्तान कर्ज हासिल करने के लिए
IMF से बात कर रहा है, लेकिन इस भयंकर बाढ़ ने तो पाकिस्तान को तबाही से इतना बर्बाद कर दिया है कि वहां के प्लानिंग मिनिस्टर का कहना है कि उनके मुल्क को बाढ़ से उबरने के लिए $10 अरब चाहिए, और यह अंदाजा तो शुरुआती है। इन बारिशों और सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान को तकरीबन इब्तदाई तखमीने के मुताबिक $10 अरब से ज़्यादा दरकार होगा बहाली के लिए, और जो नुकसान हुआ है वो मुख्तलिफ शोबों में उसको पूरा करने के लिए एक हमें बड़ी सरमाया दरकार होगा, जिसे हम इब्तदा में अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जिस हद तक उस पर हम अमल कर सकें, अपने बहनों और भाइयों की मदद कर सकें, उसे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट है कि हम अपने अखराजात में कटौती करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम मुहैया कर सकते हैं वो मुहैया करें। पाकिस्तान में परिस्थितियां कितनी खराब हैं, ये इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तान को 1000 करोड़ रुपए चाहिए और कोई उन्हें 16 करोड़ रुपए देने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जनता अगर हिंदुस्तान से मदद की उम्मीद कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिंदुस्तान सबसे करीबी पड़ोसी है, इसलिए भारत को पाकिस्तान की मदद करनी भी चाहिए, और भारत ने इससे पहले कई मौकों पर पाकिस्तान की मदद की भी है। इससे पहले 2005 में जब पाकिस्तान में भूकंप आया था, उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को राहत सामग्री के अलावा $2 करोड़ की मदद भेजी थी। 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, उस वक्त भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी, $2.5 करोड़ की हेल्प की थी। उस वक्त हरदीप पुरी यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि थे। हरदीप पुरी ने ही बान की मून की मौजूदगी में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को $2 करोड़ का चेक सौंपा था। अब पाकिस्तान फिर से मुसीबत में है, पड़ोसी मुश्किल में है, तो पाकिस्तान के लोग एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की फौज को भारत के प्रति अपना नजरिया और अपना रवैया दो बदलने की जरूरत है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता आया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। पिछले साल अफगानिस्तान के लोगों ने जब भारत से मदद की गुहार लगाई तो मोदी ने अफगानिस्तान को मदद भेजी, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त राहत सामग्री के लिए रास्ता देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान को यह रवैया बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की सरकार को भारत सरकार से औपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि किस तरह की और कितनी मदद चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब अपने देश की खबरों की तरफ रुख करते हैं। झारखंड में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के एमएलए को एयरलिफ्ट करवा दिया। महागठबंधन के विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट कर दिया। हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को लेकर अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। खबर यह कि हेमंत सोरेन को पार्टी से ज्यादा अपने परिवार में टूट का डर सता रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर अपनी सिफारिश पिछले हफ्ते ही गवर्नर को दे दी थी, लेकिन गवर्नर ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। सिर पर तलवार लटकी है। जितना वक्त बीत रहा है उतना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और उतनी ही हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चर्चा भी शुरू हो गई कि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन बीजेपी के कांटेक्ट में है। बीजेपी बसंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दे सकती है। इस तरह की अटकलें के बाद हेमंत सोरेन तेजी से एक्शन में आए। उन्होंने आज कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की। 2 घंटे तक चली इस मीटिंग के तुरंत बाद महागठबंधन के विधायकों को चीफ मिनिस्टर के घर पहुंचने को कहा गया। चीफ मिनिस्टर के घर पर लग्जरी बसों का इंतजाम पहले से था। विधायकों को बसों में बिठाया गया और हेमंत सोरेन खुद सभी विधायकों को छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। कुल 32 एमएलए को रायपुर भेज दिया गया है। इनमें से 19 एमएलए झारखंड मुक्ति मोर्चे के हैं और 12 कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी का है। झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है।
82 सदस्यों वाली झारखंड असेंबली में हेमंत सोरेन के पास 50 विधायकों का सपोर्ट है। लेकिन 3 हफ्ते पहले कांग्रेस के 3 विधायक भारी मात्रा में कैश के साथ कोलकाता में पकड़े गए थे। इसके बाद अब यह खबर आ गई कि हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग की। हालांकि बसंत सोरेन ने बार बार यह कहा वो अपने भाई के साथ हैं, हेमंत सोरेन को धोखा नहीं देंगे। लेकिन मुश्किल यह कि जेएमएम के कुछ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस और आरजेडी भी बसंत सोरेन पर भरोसा नहीं करती। यह डर इसलिए और बढ़ गया क्योंकि बसंत सोरेन ने पार्टी के नेताओं के सामने मान लिया कि वो दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिले थे। लेकिन आज इंडिया टीवी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में बसंत सोरेन ने कहा कि वो हेमंत सोरेन का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं वहां कुछ बीजेपी के कुछ नेतागण थे जो झारखंड के थे, जो मुझसे मिलना चाह रहे थे। मैंने उनसे रूबरू हुआ और वो लोग आना चाह रहे थे, हमारा समर्थन देना चाह रहे थे। इस सिलसिले में मेरी मुलाकात हुई। मैंने तो पहले ही कहा है कि 2 जिस्म एक जान है, हम, मैं और हेमंत जी मुझ पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं ये मेरा अंदरूनी मामला है। लेकिन हम और हेमंत जी जो हम दोनों एक दूसरे को जो जानते हैं, 2 जिस्म एक जान है। और हेमंत जी ने हमेशा मुझ पे बहुत भरोसा किया है और वो भरोसे को मैं कभी नहीं तोड़ सकता। बसंत सोरेन भले ये कहें कि वो अपने भाई हेमंत सोरेन का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन गौर करने वाली बात है कि बसंत सोरेन ने धीरे से यह भी कहा कि उनके और हेमंत सोरेन के बीच में जो इश्यूज हैं वो बात की बात है, यानी रिश्तों में दरार तो है और हेमंत सोरेन को यह लग रहा है कहीं बीजेपी इस दरार का फायदा ना उठा ले, पार्टी के साथ साथ परिवार भी न टूट जाए। इसीलिए हेमंत सोरेन ने 31 विधायकों को रायपुर भेज दिया है। खुद हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के मंत्री फिलहाल रांची में रहेंगे। अगर गवर्नर इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर फैसला लेते हैं तो सरकार उसके हिसाब से रणनीति बनाएगी। अगर गुरुवार तक स्टेटस को कायम रहता है तो फिर 1 सितंबर यानी परसों सोरेन की कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस पर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने बताया कि फिलहाल महागठबंधन में 2 ऑप्शन पर चर्चा हो रही है। पहली तो ये कि विधायकों को तो कुछ दिन रायपुर में रखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर यहीं पर रहें, जिससे यह आरोप न लग पाए कि मुख्यमंत्री और मंत्री जनता को अपनी हाल पर छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रायपुर भाग गए। और दूसरा ऑप्शन यह है कि जब तक हेमंत सोरेन की मेंबरशिप पर फैसला नहीं हो जाता तब तक विधायकों को रायपुर में रखा जाए, लेकिन कुछ मंत्रियों को बारी बारी रायपुर भेजा जाए जो विधायकों को सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करते रहें। जब गवर्नर का फैसला आ जाए तो सिचुएशन के हिसाब से हेमंत सोरेन खुद रायपुर जाकर विधायकों को वापस लाएं। हालांकि हेमंत सोरेन ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज अपने विधायकों को रायपुर रवाना करने एयरपोर्ट आए हेमंत सोरेन ने कहा उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार गिराने की जो भी साजिश रची जा रही है वो नाकाम हो जाएगी। ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। कई चीजें रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा और आगे भी आप कई चीजों को देखेंगे कि राज में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दावा करते हैं कि हेमंत सोरेन चाहते हैं अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाती है तो वो अपनी जगह अपने परिवार के किसी मेंबर को अपनी कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन मुश्किल यह है कि कुर्सी एक है और परिवार में दावेदार एक से ज्यादा हैं। हेमंत सोरेन अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो भाई बगावत कर देगा, भाई को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो पार्टी में बगावत हो सकती है, पार्टी टूट सकती है। इसलिए हेमंत सोरेन टेंशन में है।
झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने परिवार और पार्टी दोनों का भरोसा खो चुके हैं। भाई और भाभी पर उन्हें भरोसा नहीं है। निशिकांत दुबे ने दावा किया इस वक्त भी हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के सभी विधायकों का सपोर्ट हासिल नहीं है। भाई पर इनको भरोसा नहीं है। पार्टी शिबू सोरेन जी ने बनाई है, तो बसंत सोरेन जी को इनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। यदि चुनाव आयोग इनकी सदस्यता खत्म कर देता है तो, जिसकी संभावना ज़्यादा है। सीता सोरेन जी ऐसे ही ट्वीट यदि देखते रहेंगे तो इस सरकार के खिलाफ रहती हैं, और कभी किसी विधायक से इनको मिलना नहीं है, किसी क्षेत्र में काम नहीं करना है, और अपनी पत्नी को इनको एन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री बनाना है। उस परिस्थिति में विधायक इनके साथ कैसे रहेंगे? तो उस विधायक को दबाव डालकर, उस विधायक को परेशान करके और उस विधायक को कहीं दूसरे जगह ले जाके रायपुर में सेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आज भी मैं चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो रांची में वो पत्रकारों के सामने 45 विधायक का परेड करा दें, या रायपुर जब उतरे तो रायपुर में पत्रकारों के सामने परेड करा दें। आज भी 38 विधायक से ज्यादा इनके पास नहीं है। झारखंड में चल रहे इस पॉलिटिकल टर्मोइल से कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबसे ज्यादा एक्टिव भी है। जेएमएम के कुल 30 एमएलएज हैं। कांग्रेस 17 विधायकों के सपोर्ट से सरकार चला रही है। अब जेएमएम में टूट फूट ना हो, इसके लिए सारा इंतजाम कांग्रेस कर रही है। इसीलिए कांग्रेस ने ही इंडिगो की फ्लाइट बुक की। विधायकों को रायपुर ले जाने का फैसला हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के 2 मंत्री और झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे एमएलएस के साथ गए हैं। आज झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता और हेमंत सोरेन की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को जो करना है एक बार कर ले, सरकार पसंद नहीं है तो आर्टिकल 356 लगाकर बर्खास्त कर दे, लेकिन इस तरह से सरकार को कामकाज न करने देना, बेकार के पॉलिटिकल गेम में उलझाकर जनता के कामों को रोक देना ठीक नहीं है। लोग जो हैं अब चुनी हुई सरकार को घुमा फिरा के तंग कर रहे हैं, अपदस्थ करना चाहते हैं। तो मैंने तो कहा कि भाई घुमा फिरा के क्यों हमला करते हो? झारखंड के लोग सीधे सरल लोग हैं, हम लोग छल कपट जानते नहीं हैं। यदि आपको हमला करना है तो धारा 356 लगा के बर्खास्त कर दीजिए, और उसके बाद फिर हम जनता की अदालत में जाएंगे। यदि जनता हम सही होंगे तो जनता चुन लेगी, यदि हमने पाप किया होगा, गलत किया होगा तो जनता हमें नहीं चुनेगी। लेकिन ये रोज 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 मतलब घुट घुट के मरने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए। सचह विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो हम लोग जो हैं डरने वाले लोग नहीं हैं। ये झारखंड उलगुलान का झारखंड है, ये झारखंड भगवान बिरसा का झारखंड है, ये झारखंड हमारा शहीद निर्मल महतो का झारखंड, और ये झारखंड हमारे देशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। इसलिए इसकी माटी में पवित्रता है। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सो मोटो एक्शन लिया है। उम्मीद तो बंधी है कि अंकिता के परिवार को न्याय मिलेगा और उसके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब दिल्ली की सियासत की बात करते हैं। आज अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को पुरानी बातें याद दिलाते हुए लिखा है कि जो केजरीवाल पहले उनके शराबबंदी के अभियान के बड़े समर्थक थे, अब उनकी शराब नीति ने दिल्ली को नशे के नर्क में डुबो दिया है। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में अन्ना ने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान केजरीवाल उनके बड़े मुरीद थे। स्वराज का वादा किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी तो स्वराज नहीं, हर वार्ड में शराब का वादा करने वाली है। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि कभी वो गांधी जी के मुरीद थे, सभ्यता और संस्कृति बचाने की बातें करते थे, लेकिन अब उनकी सरकार ऐसी शराब नीति क्यों लाई जो दिल्ली वालों को शराबी बनाने वाली है। केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बाद कभी मैं खत लिखता नहीं, आज तक कभी लिखा नहीं, लेकिन ये सामाजिक प्रश्न होने के कारण एक शराब की रणनीति पॉलिसी एक गलत बनाई, जिसमें महिलाओं को तकलीफ होगा, समाज में प्रदूषण बढ़ेगा, और हमारी युवा शक्ति जो राष्ट्र शक्ति है वो युवा शक्ति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने उसको लिखा। बीजेपी दिल्ली की शराब नीति को लेकर केजरीवाल की सरकार को लगातार घेरने में लगी है। आज अन्ना हजारे का लेटर आने के बाद
बीजेपी के हौसले और बुलंद हो गए। सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। बीजेपी के नेता आदेश गुप्ता ने कहा, अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में केजरीवाल का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने अन्ना का नाम लिए बगैर कहा, यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जांच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए दे के ये एमएलए खरीदना चाहते थे, उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। अन्ना हजारे की बात सही है कि केजरीवाल की वर्तमान की नीति शराब को बढ़ावा देने वाली है। एक जमाने में उनके गुरु अन्ना हजारे और महात्मा गांधी की नीति इसके बिल्कुल उलट रही है। आंदोलन के जमाने में केजरीवाल भी कहते थे कि किसी शराब की दुकान को खोलने से पहले जनता की राय ली जानी चाहिए, लेकिन उनकी सरकार ने जो नीति बनाई उससे गली गली में शराब की दुकानें खुली। इसीलिए अन्ना की चिट्ठी से केजरीवाल के लिए एम्बैरेसमेंट तो होगा, और मुश्किल है कि अगर वो अन्ना की बातों से सहमत ना हो तो भी उनके लिए अन्ना पर सवाल उठाना मुश्किल होगा। आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर के ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव मनाने को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईदगाह मैदान में स्टेटस को बरकरार रहेगा। कर्नाटक की सरकार चाहती थी कि इस मैदान में 2 दिन गणपति महोत्सव के कार्यक्रम हो, लेकिन वक्फ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे थे। वक्फ बोर्ड का कहना है कि बेंगलोर का ईदगाह मैदान उसकी प्रॉपर्टी है। पिछले 200 साल से इस मैदान पर सिर्फ रमजान और बकरीद की नमाज होती है। ऐसे में अब यहां गणेश उत्सव की परमिशन देना ठीक नहीं होगा। कोर्ट में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की तरफ से कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे जैसे वकील थे, तो सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल ने बहस की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईदगाह मैदान में जैसा चलता आ रहा है उसे वैसे ही रहने दें, इसलिए यहां गणेश उत्सव के कार्यक्रम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईदगाह मैदान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस ईदगाह मैदान चामराजपेट के जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पिछले 200 साल में जो चीज़ें नहीं हुई वो अब भी नहीं होंगी। ये ईदगाह मैदान चामराजपेट का, आप पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि इस बात को लेकर यहाँ पर तनाव था कि अगर ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा को अलाउ किया जाता है तो यहाँ पर तनाव के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि जो वक्फ बोर्ड है उसका ये दावा है कि सन 1850 से ये प्रॉपर्टी, ये मैदान, इसे ईदगाह मैदान का नाम दिया गया है, वो उनके पास है, इसका मालिकाना हक उनके पास है। साल में सिर्फ 2 दिन, एक ईद के दिन और बकरीद के दिन यहाँ पर एक सामूहिक नमाज अदा की जाती है। बाकी पूरे साल में ये मैदान बच्चों के लिए खेलने की जगह होता है। बीबीएमपी का यही कंटेंशन था। 1974 में यानी 1974 में जब बीबीएमपी ने मेट्रोपोलिस सर्वे, एक शहर को नए तरीके से निर्माण करने का एक सर्वे जब किया था, उस वक्त बीबीएमपी की तरफ से ये कहा गया कि जब इस मैदान का सर्वे किया गया तब वक्फ बोर्ड या फिर किसी भी मुस्लिम संगठन की तरफ से इस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह की जो वहाँ पर पेशकश नहीं दी गई, कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सबमिट नहीं किए गए। और चूंकि सरकार के रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स में इसे एक खेल का मैदान बताया गया, इसीलिए बीबीएमपी ने
इस पूरे मैदान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। लेकिन अब जो है पूरा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आज की एसटीसी को यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, ये कहा गया। लेकिन टाइटल सूट जो है कि ये ज़मीन, ये 2.1 एकड़ जो ज़मीन आप मेरे आसपास देख रहे हैं, इस ज़मीन पर मालिकाना हक आखिर किसका है, इस बात की लड़ाई को अब दोनों ही पक्षों को हाईकोर्ट के सामने लड़ना होगा। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन हुबली के ईदगाह मैदान में वहां के कमिश्नर ने 3 दिन तक गणेश उत्सव की परमिशन दी थी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही अपने फैसले में हुबली धारवाड़ महानगर निगम को इस मैदान का मालिकाना हक दे दिया था। इसी आधार पर कमिश्नर ने इस मैदान पर गणेश महोत्सव को मंजूरी दी। लेकिन अब पता चला है कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुस्लिम संगठनों का उत्साह बढ़ गया है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने अब कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हुबली के मैदान में गणेश उत्सव को दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की गई है। अब मैं आपको एक हैरान करने वाला वीडियो दिखाता हूं जो यूपी के इटावा से आया है। जो लोग बैरियर बंद होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कम से कम ये वीडियो बार बार देखना चाहिए। ये तस्वीरें इटावा के पास रामनगर रेलवे क्रॉसिंग की हैं। क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद कई लोग फाटक को पार करके रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। सामने से एक ट्रेन गुजर रही थी और लोग उसके गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी दूसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। ट्रेन का हॉर्न सुनकर कुछ लोग तो पीछे हट गए, लेकिन जो शख्स बाइक लेकर रेलवे ट्रैक पर खड़ा था वो घबरा गया। उसने तेजी से बाइक को ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक गिर गई। पहले तो उसने बाइक उठाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन को करीब आते देखकर वो बाइक छोड़कर भाग गया। अगले 3 सेकंड में ही स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस वहां से गुजरी और बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाइक के कई पुर्जे ट्रेन के इंजन में फंस गए, जिसकी वजह से आगे जाकर ट्रेन को रोकना पड़ा। यह घटना सामने आने के बाद जीआरपी की तरफ से बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि लोग ऐसी लापरवाही करते क्यों हैं? अगर सिर्फ 3 सेकंड की देरी हो जाती तो ये नौजवान ट्रेन की चपेट में आ जाता और उसकी जान चली जाती। सरकार रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर लगा सकती है, गार्ड तैनात कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग बैरियर पार करने की कोशिश करें, लापरवाही करें, तो कोई क्या कर सकता है? मेरी आपसे अपील है, इस तरह की गलती कभी ना करें, और अगर कोई इस तरह की गलती करता दिखाई दे तो उसे भी 2 मिनट इंतजार करने को कहें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।